Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। और मुझे पता है कि आपका NCC B और C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आने वाला है। इसी के लिए हम पूरे पेपर को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि राइट एनी 5 पॉइंट विच रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप। संवादहीनता को कम करने के लिए कोई 5 बिंदु लिखिए। यानी कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लान अहेड, यानी कि आगे योजना बना के रखें कि किस बारे में हमें बात करनी है। दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना। जब भी हम बात करें तो दूसरों से भी पूछो कि आपको क्या लग रहा है। दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना। ठीक है। लिसन टू द सजेशन मेड बाय अदर्स। उद्देश्य के साथ बोले और विशिष्ट बने। जो भी बोले पर्पज के साथ बोले और क्लियरली बोले। हास्य की भावना होना, यानी कि थोड़ा सा अगर उसके अंदर ह्यूमर होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है। सहानुभूति होना, यानी कि बीइंग सिंपैथेटिक। और निर्णय न करना, यानी कि बीइंग इनडिसिसिव। इसका क्या मतलब है कि एकदम से ये ना सोचें कि ये गलत बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। पहले सभी की बातें अगर आप सुनते हैं और बाद में डिसीजन लेते हैं तो वो कम्युनिकेशन के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है। तो समय प्रबंधन के जो बुनियादी सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम। समय की एक निजी समझ विकसित करना। ठीक है। समय की एक निजी समझ विकसित करने का क्या मतलब कि हमें टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स लिखो यहाँ पे दूसरे वाले में, लॉन्ग टर्म की जगह लॉन्ग टर्म। यानी कि हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है, हमको लंबी दूरी में जाके या फिर लंबे टाइम बाद जाके क्या अचीव करना है उसको। कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज़। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिनसे हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। वीकली एंड डेली प्लानिंग होनी चाहिए। वीकली इस वीक हमको क्या अचीव करना है, डेली हमको क्या अचीव करना है, वो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। मेक यूज़ ऑफ कमिटेड टाइम। जो भी टाइम है हमारा कमिटेड, उसका अच्छे से प्रयोग करें। कमिटेड यूज़ ऑफ टाइम यही है, प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये पूछा गया कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, सृजनात्मक सोच क्या होती है। देखो क्रिएटिव थिंकिंग ये होती है कि कोई भी काम करने के लिए हम क्रिएटिवली कैसे सोचते हैं। क्रिएटिवली सोचने का मतलब सृजनात्मक रूप से कैसे सोचते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब अलग क्या सोचते हैं हम, आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचते हैं। कोई भी काम है अगर किसी को करना है, नॉर्मली सारे कर लेंगे उस काम को, लेकिन उसको अलग तरीके से, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से, उसको अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसी को क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस in an objective manner. It can help us to recognize and access the factor that influence our attitude and behavior। मतलब सृजनात्मक सोच सूचना एवं अनुभव के आधार पर विवेचना करने को कहते हैं। ये हमारे सोच और व्यवहार को पहचानने में मदद करता है। मतलब क्या बताया जैसे मैंने कि जो भी अब क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, जो योग्यता आपके पास है, उसी के बेस पे आप सोचेंगे कि इस काम को और कैसे किया जा सकता है, और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। उसी को हम क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि सृजनात्मक सोच कहते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। ये क्वालिटी होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी कह लो या लीडरशिप क्वालिटी बोल लो। तो डिसीजन मेकिंग इज टू चूज फ्रॉम द वेरिएड ऑप्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज of the topic under consideration, keeping in mind the positive or negative consequences of each of the option। देखो कोई भी हमको निर्णय लेना है, निर्णय से पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या इसमें बुरा हो सकता है। अब हमने ये सारी चीज़ें सोच ली, यानी कि उसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोचने के बाद अब हम सोचते हैं कि अब हमको क्या करना है। उसी को डिसीजन लेना कहते हैं, उसी को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, चरित्र होता है। करेक्टर इज डिफाइंड एज द कलेक्टिव क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश ए पर्सन इंक्लूडिंग हिज रेपुटेशन, मोरल एंड विल पावर। देखो ये किसी एक क्वालिटी को नहीं बोलते, उसके अंदर जितनी भी कलेक्टिव क्वालिटीज होती है, सामूहिक गुणवत्ता। ठीक है। वो ईमानदार है, वो बोल्ड है, वो उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, वो रिस्पेक्ट करता है। ये सारे जो गुण मिला के ना फिर एक करेक्टर बनता है। दैट डिस्टिंग्विश ए पर्सन इंक्लूडिंग हिज रेपुटेशन, जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, नैतिक मूल्य और इच्छा शक्ति शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 3 है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ये है कि एज ए कैडेट ऑफ एनसीसी व्हाट हेल्प कैन यू गिव ड्यूरिंग फ्लड। यानी कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे।
तो बाढ़ जब भी आएगी तो आप क्या मदद कर सकते हैं? बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकते हैं, यानी कि रीलोकेट फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन टू सेफ प्लेस, प्रोवाइड फर्स्ट एड, घायलों को फर्स्ट एड प्रदान कर सकते हैं, मेक अरेंजमेंट फॉर फूड एंड वाटर, भोजन और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, मेक अरेंजमेंट फॉर आइटम ऑफ ड्राई क्लोथिंग, कपड़ा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर, प्रशासन है जो उसकी मदद कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह पहुँचाने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एनसीसी कैडेट, बीइंग एनसीसी कैडेट आप कर सकते हो फ्लड वाले एरिया में। क्वेश्चन नंबर 24, वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, आपदाओं के वर्गीकरण का आधार। तो देखो आपदा दो प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल होती है, एक मैन मेड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है कि आपदा कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक के अंदर भी अगर हम डिफाइन करते हैं तो भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी लहरें, ये प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। और कोई बाढ़ आ गई अगर डैम टूटने से आती है, बम विस्फोट हो गया, कोई अग्निकांड हो गया, ट्रैफिक दुर्घटनाएं होंगी, आतंकवाद, युद्ध, ये क्या होगी? मानव करित आपदाएं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी कि वृक्षारोपण के क्या लाभ होते हैं? तो वृक्षारोपण के बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले तो यूजफुल इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए लाभकारी होता है। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जो रेगिस्तान है उसके प्रसार को रोकता है। स्टॉप लैंड इरोजन, भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, लकड़ियों की जो उपलब्धता है वो बढ़ती है, पेड़ अगर हम लगाएंगे तो। यूजफुल इन फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोकने में हेल्प करता है वृक्षारोपण। यूजफुल इन वाइल्ड एनिमल कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन, जो उनसे वाइल्ड एनिमल यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको कंट्रोल करने में और उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण को कंट्रोल करता है। और यूजफुल इन मॉनसूनल रेनफॉल, जो मॉनसून की वर्षा होती है उसमें हेल्प करते हैं। फ्रूट हमको इससे मिलते हैं और जो जंगली जानवर है उनको रहने के लिए इसमें आश्रय मिल जाता है। तो ये इस तरीके से जो है वृक्षारोपण जो है हमारी हेल्प करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर, इस तरीके से। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख के आ सकते हैं। मैं ये आपको बता देता हूँ कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप जाएं टेलीग्राम चैनल पे, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राइट डाउन 5 बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, रक्तदान से क्या लाभ मिलता है? तो रक्तदान जब भी हम करते हैं तो फ्रेश एंड न्यू ब्लड फ्लो इन दी बॉडी, कि नया जो खून बनता है वो शरीर के अंदर फ्लो करता है। सेव्स लाइफ, ज़िंदगी बचाता है किसी की ना किसी की। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ ब्लड सो इट इज़ एसेंशियल। देखो ब्लड डोनेट करने से जैसे जो हार्ट अटैक वगैरह के खतरे हैं वो भी यहाँ पे घट जाते हैं। ब्लड अटैक जो हमारे, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि नया रक्त हमारे शरीर में बनता है जिससे नई एनर्जी आती है। आफ्टर डोनेटिंग ब्लड द डोनर गेट्स फ्री ब्लड ऑन द रिक्वायरमेंट, ये भी एक फ़ायदा होता है ब्लड डोनेशन का कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका कार्ड बन जाता है ब्लड डोनेशन का, और जब आपको अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसमें भी क्या होता है आपको ईजिली ब्लड मिल जाता है, ठीक है। और ब्लड डोनेशन इज ए प्राइम डोनेशन, वन कैन डोनेट, रक्तदान महादान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख रखी हैं जो रक्तदान करने से हमें बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, नेम 5 मेजर सोशल एक्टिविटीज डन बाय द एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों के नाम लिखो। तो सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान शिविर, ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता, जैसे कोविड-19 की जागरूकता होगी, एड्स के प्रति जागरूकता होगी, और असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी सहायता एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाती है। तो ये प्रमुख 5 सामाजिक गतिविधियां हैं जिसमें एनसीसी के कैडेट भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द नेम ऑफ एनी 5 सोशल इविल्स, यानी कि किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों के नाम लिखो। तो फीमेल्स फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, बाल दुर्व्यवहार और तस्करी, ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनकी तस्करी, और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। तो ये 5 सामाजिक बुराइयां होती हैं। अगर आपको भी कुछ लगता है कि और कोई बुराई है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमको बताना है भाई सही गलत बताना है। सही गलत सबसे पहला है, वन शुड नॉट ईट फूड विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? नहीं, गलत है, क्योंकि भोजन करने से एड्स नहीं फैलता। ब्लड डोनेशन कोज इम्बैलेंस इन दी बॉडी, क्या ब्लड डोनेशन से बॉडी
बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आता है, असंतुलन पैदा हो जाता है, नहीं ये भी गलत है। ए पर्सनस बॉडी गेट्स वीकर बाय डोनेटिंग ब्लड, क्या ब्लड डोनेट करने से पर्सन की जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, नहीं ये भी गलत है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और टचिंग ए कैंसर पेशेंट कोज कैंसर, नहीं ये गलत है, कैंसर पेशेंट को टच करने से कैंसर नहीं होता है। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस करके है। तो ये आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए।